क्वेश्चन पूछना हो तो सर? यस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। बात नहीं करना है आप लोगों को, बस ये चीज ध्यान रखना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट द सेशन। प्रोग्रामिंग इन जावा, ये हम लोग का सब्जेक्ट है। और बेसिकली प्रीवियस क्लास के अंदर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, ठीक है। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा के अंदर में बेसिकली हम लोगों ने कल जो है हम लोग का जो सेशन था, उसके अंदर में हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है एक देखा था हमने डिफरेंस, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या कॉन्सेप्ट है, इस तरीके की चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। देखिए बेसिकली आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ओके, ठीक है। तो अभी आप बस ये समझ लीजिए कि जो डिफरेंस मैंने जो कल बताया था आपको, वो सारा डिफरेंस आपको एक बार ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हैं। फिर हम आपको नोट्स भी आपको साथ में उसमें शेयर करेंगे, ठीक है। आज का जो सेशन है वो जो बेसिकली हम लोग करेंगे सी प्लस प्लस जाके, तो जावा के अंदर में एक कॉन्सेप्ट आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, देन हम लोग आगे आपका पीपीटी पे फिर चले जाएंगे। देखिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हो कि कोई गेम है, वो किसी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे ही, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूट होता है। दैट मीन्स कि अगर कोई गेम आप कहीं पे इंस्टॉल कर रहे हो, तो वहां पे अगर सपोज कीजिए कि 4 GB रैम आपसे वो मांग रहा है मिनिमम हार्डवेयर, अगर आपका 2 GB रैम है तो वो इंस्टॉल होगा, नहीं होता है ना, ठीक है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का जो कॉन्सेप्ट ये है कि जावा का जो प्रोग्राम है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जावा का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली, जावा इज बेसिकली नोन एज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। पहले अभी तक आपने पाइथन पढ़ा है, सी पढ़ा है, सी के प्रोग्राम को आप सिंपली कंपाइल करते थे ना, कंपाइल करने के बाद देन क्या कराते थे, उसको रन कराते थे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जावा के अंदर में सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद देन इंटरप्रेट होकर के आपका प्रोग्राम रन होता है। दैट मीन्स द प्रोग्राम ऑफ जावा विल बी एग्जीक्यूटेड इन two steps. First it will be compiled and then it will be interpreted. So Java is known as compiled and interpreted language. Okay, concept समझ में आ गया, why Java is known as compiled and interpreted language. सेकंड जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था आपको, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका जावा का जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे विंडोज हो या 7 हो, किसी भी। दैट मीन्स कि अगर हम जावा का प्रोग्राम एक बार कंपाइल कर लें, कंपाइल करने के बाद क्या बनता है सी में, सी में जब आप कंपाइल करते हैं तो क्या बनता है, डॉट ओबीजे फाइल बनती है, जिसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो जैसे मान लो कि एबीसी डॉट जावा कोई फाइल है, उस प्रोग्राम का कंपाइल करने के बाद क्या बन जाएगा, एबीसी डॉट क्लास, क्लास फाइल बन जाएगा, ठीक है। और उस क्लास फाइल को हम किसी भी सिस्टम पे अगर हम ले करके चाहें कि अगर हम रन करा दें, तो वो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के लिए इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, वो है आपका जेवीएम, जिसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। क्लियर है। नाउ वी स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन के अंदर में हम लोग डिस्कस भी करेंगे जेबीएम, जेआरई, जेडीके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। ओके, now we have to see what is the characteristic of Java. Okay,
जावा के कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये होता है कि आपके एग्जाम में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझते हैं ना, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा के अंदर में दीज आर डिफरेंट फैक्टर, दैट इज सिंपल, ओके। सेकंड इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, दैट मींस कि इट इज सपोर्टेड बाय सपोर्टेड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझते हैं ना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो गया कि दैट मींस कि इट सपोर्ट्स द नेटवर्किंग, ओके, यानी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड का मतलब समझते हैं ना, कैन एनीवन डिस्क्राइब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, एनीवन? सर इंटरप्रेटर जो होता है सर, एक बार में पूरे प्रोग्राम को ये करता है, ट्रांसलेट करता है। और यस, वेरी गुड। और कंपाइलर जो होता है सर, लाइन बाय लाइन करता है, फर्स्ट लाइन को चेक करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको सेकंड लाइन को चेक करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि जावा के अंदर में मैंने बताया था कि नहीं, जावा इज नोन एज द कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो यहाँ पे जावा को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल, आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब ये है कि अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर हम ले जा रहे हैं किसी भी प्रोग्राम को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी दैट मीन्स की जो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, इट ऑल्सो कंसिस्ट द पोर्टेबिलिटी। परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि मल्टी थ्रेड का मतलब ये होता है कि बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, ठीक है। जैसे एक बार में मोर देन वन अगर आपको क्लास को एग्जीक्यूट कराना है या मोर देन वन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड इज द फर्स्ट, it is the approach that is first used by the programming language Java. Okay, so basically these are the characteristic of Java. Okay, सर Java is simple. Yes, सर पिछला वाला स्लाइड लाइएगा थोड़ा सा। okay, सर yes. रोबस्ट मतलब ये अच्छा, ये रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है या एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे कोई एक चीज होता है ना, किसी का सिंटैक्स सिंपल होता है, किसी का सिंटैक्स कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से रोबस्ट का मतलब हो गया कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि सिंपल, ठीक है ना, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ठीक है। अब वन बाय वन अगर आप चाहें तो देखिए, जावा इज सिंपल। Basically, why Java is called simple? Because Java is partially modeled on C++, but greatly simplified and improved. Some people refer to Java as C++ because it is like C++ but with more functionality and fewer negative aspects. देखिए, जावा को सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जावा के पढ़ने के पहले हम लोग बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं कि पहले हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलता है, C++ से मिलता है, ठीक है। तो C++ अगर आपने ऑलरेडी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, जावा को पढ़ने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जावा के अंदर में जो भी फीचर्स हैं वो C++ के भी फीचर्स हैं और C के भी फीचर्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। Why Java is known as object oriented? Because Java also supports different types of features like encapsulation, polymorphism, inheritance, the abstraction, data hiding, such type of features that will be supported by the Java. Okay, basically Java is inherently object oriented. Many object oriented languages began strictly as procedural language. Procedural language का मतलब समझते हैं, प्रोसीजर्स का मतलब हो गया कि फंक्शन ओरिएंटेड, जैसे आपका C है, ठीक है ना। Java was basically designed from the start to the object oriented, and object oriented programming is a popular programming approach that is replacing traditional procedural programming technique. Okay, clear? One of the central issue in software development is how to reuse code. Object oriented programming basically provides the great flexibility, modularity, clarity and reusability through encapsulation, inheritance and polymorphism. देखिए, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट जो है आज के मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए क्योंकि कोई हम सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, ठीक है ना, और उस सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना है, सपोज कीजिए उस सॉफ्टवेयर को हमें मॉडिफाई करना है या कोई अपडेट करना है,
ठीक है ना। तो अगर मॉडिफाई स्क्रीन इज विजिबल, यस सर। यस सर। हेलो, ओके। यस सर। तो अगर हमें सपोज हमें कोई अपडेशन करना है, सपोज कीजिए कि मान लो कि हम कोई फिनांस का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना जीएसटी का है या बैंक का जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो देखते हैं ना आपका डिविएट होता रहता है। तो अगर मान लीजिए कि इस तरीके का अगर मॉडिफिकेशन हमें करना है तो हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके का होना चाहिए कि जिसके अंदर में अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन चाहें उस मॉडिफिकेशन को हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि अगर मॉडिफिकेशन और अपडेशन जो भी आपके सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर में अगर हम उस चीज को यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स क्या होगा कि एक सॉफ्टवेयर जो होगा वो रिलायबल होगा और आप उसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये किसके थ्रू हम प्रोवाइड कराते हैं, इट बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहां से लिया जाता है, इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो यहाँ पे हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो विद इन क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो मोर देन वन क्लास अगर आपके पास है, सपोज कीजिए क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए की प्रॉपर्टी अगर चाहे क्लास बी यूज करना तो इट कैन बी वेरी इजी बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस। लेकिन पहले का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जो जैसे मान लीजिए कि सी है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये चीज देख सकते हैं कि वाई object oriented plays a very important role to in Java. Okay, next is the Java is distributed. Okay, डिस्ट्रीब्यूटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप ये मत समझिए कि कुछ नया टर्म्स यूज किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर क्या है कि मोर देन वन कंप्यूटर पे एट ए टाइम एग्जीक्यूट करे या रन करे, यही होता है ना, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, याद होगा आपको। एक मैंने बताया था स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बताया था ना, और दूसरा क्या बताया था, नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर्स को आप क्या कर सकते हैं, जावा के अंदर में हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है, नेटवर्क के लिए। तो बेसिकली जावा इज ऑल्सो डिजाइन टू मेक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इजी सिंस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी इज इनहेरेंटली इंटीग्रेटेड इनटू जावा। Writing network programs is like sending and receiving data to and from a file. Okay, so we easily understand Java is distributed. Okay, next is the Java is interpreted. ठीक है, तो basically we know each programming language consists any a compiler or interpreter to execute its program. Execution का मतलब क्या हो गया कि compiler और interpreter का basically use क्या है, what is the basic use of compiler interpreter? कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक बाइनरी फॉर्मेट। यही काम होता है ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। ओके, तो बेसिकली द इन जावा द प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड इनटू द जावा वर्चुअल मशीन कोड कॉल्ड बाइट कोड, ठीक है ना। यहाँ पे जो जावा इंटरप्रेट होता है ये क्या करता है कि पूरे वर्चुअल मशीन क्या करता है, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। And जो byte code is machine independent and can run on any machine that has a Java interpreter. Basically, Java interpreter is a part of the Java virtual machine. Okay. अब यहाँ पे जो Java is interpreted का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि Java is also known as the platform independent language. ठीक है, तो बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा को कौन बनाता है, ये बाइट कोड जो है, जो इंटरप्रेट होने के बाद हमारा जो जनरेट होता है बाइट कोड, यही जावा को क्या कराता है, मशीन ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड मेमोरी के अंदर में क्या होता है, जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। क्लियर? तो दैट मीन्स आपको ये समझ में आ गया। देखिए अभी जब आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, जब जावा इंस्टॉलेशन भी बताएंगे, तो वहां पे तीन टर्म्स यूज किया जाएगा। पहला जेवीएम से आप इंट्रोड्यूस हो गया जावा वर्चुअल मशीन, उसके बाद एक होता है जेआरई और एक होता है जेडीके। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन,
JRE stand for Java Runtime Environment and JDK stands for Java Development Kit. Clear? Now Java is robust. ठीक है, बेसिकली रोबस्ट का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है। देखिए रोबस्ट को ये भी हम बोल सकते हैं कि जावा का बेसिकली जो हम लोग प्रोग्रामिंग पहले करते थे, ठीक है ना, उसके अंदर में जैसे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सारी चीजें नहीं थी, जो दैट मींस कि उसके लिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें यूज करनी होती थी, ठीक है। लेकिन जावा के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एरर जो आता है प्रोग्राम्स के अंदर में उस चीज को क्या करती है, फ्री करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जावा क्या करता है, जो भी हमारा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है उसको क्या बनाता है, सिंपल बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से ये सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है, बेसिकली it eliminate certain type of error prone programming construct found in other languages. Java has also consist runtime exception handling feature to provide programming support for robustness. ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जावा के, देखिए C++ और जावा, जब मैं आपको डिफरेंस बता रहा था तो वहां पे मैंने ये भी बताया था कि C के अंदर में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, C++ के अंदर में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पे क्या है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा रिच नहीं है। दैट मींस कि जैसे आप कोई ऐप यूज करते हैं, जैसे स्कैनर यूज करते हैं, तो देखते हैं ना कि कोई स्कैनर जो होता है उसके अंदर फीचर्स कम होते हैं, वो सिंपली स्कैन करेगा। लेकिन कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो कि इसमें हम स्कैन भी कर सकते हैं, उसके अंदर में उसकी थोड़ी विजिबिलिटी भी हाई कर सकते हैं, और उसको हम चाहें तो जेपीजी या पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, होता है ना इस तरीके का। तो दैट मीन्स कि जिसमें फंक्शनैलिटी ज्यादा होती है उस ऐप को आप जनरली यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जावा के अंदर में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट करता है और C++ भी एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट करता है। लेकिन जावा के अंदर में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अप्रॉक्स 50 to 60 क्लासेज हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो जावा के अंदर में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और ये हम किसी भी प्रोजेक्ट में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द जावा इज सिक्योर। व्हाई वी कैन से दैट द जावा इज सिक्योर? बिकॉज जावा हैव very complex security mechanism to protect our system against harm caused by stray programs. Okay, that means कि जावा का जो एक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि जिसके अंदर में बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम द अगेंस्ट हार्म कॉज्ड बाय स्ट्रे प्रोग्राम्स का मतलब समझते हैं ना, दैट मीन्स की इलीगल प्रोग्राम्स, जस्ट लाइक वी कैन से दैट वायरस। ओके, नेक्स्ट इज द Java is architectural and neutral, ठीक है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जावा को हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, ओके। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है राइट वंस रन एनीवेयर, ओके। और राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब ये है कि दैट मीन्स कि अगर आपने एक बार प्रोग्राम कंपाइल कर लिया तो आप उसको कहीं पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है ना, तो सी के अंदर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर मान लीजिए कि प्रोग्राम हमने कंपाइल कर लिया, ठीक है ना, कंपाइल करने के बाद क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल। उस ऑब्जेक्ट फाइल को कॉपी करके हम किसी दूसरे सिस्टम पे ले जाएं और उसको वहां पे रन कराएं तो वो रन हो जाएगा? एनीवन? नो सर। नो सर। नो सर, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है, लेकिन जावा के केस में जावा का जब प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे, ठीक है ना, तो कंपाइल करने के बाद क्या बनेगा, क्लास फाइल बनेगा, ठीक है। उस क्लास फाइल को सिर्फ आप कॉपी कर लीजिए, जो आपका एक्चुअल कोड है। बेसिकली देखिए जैसे सी प्रोग्रामिंग में करते हैं, तो मान लो कि एबीसी नाम से आपने कोई प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, abc.c, वो तो उसका क्या हो गया, सोर्स फाइल हो गया। जब प्रोग्राम आप कंपाइल करेंगे तो क्या बन जाएगा, abc.obj बनता है ना, ठीक है। उसके बाद जब आप कंपाइल करेंगे, रन जब कराएंगे तो एक abc.backup फाइल बनेगा, और उसके बाद एक बन जाता है abc.exe फाइल, ओके। ये इतने तरीके का फाइल्स बन जाता है। लेकिन जावा के अंदर में क्या होता है कि सिर्फ एक ही फाइल बनता है, वो होता है क्लास फाइल। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा है जावा का abc के नाम से, abc.java, और जब आप उसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद वो क्या बन जाएगा, क्लास फाइल, दैट इज नोन एज द abc.class, ओके। जब abc.class बन जाएगा तो अगर हम सिर्फ क्लास फाइल को सिर्फ कॉपी कर लें, सोर्स कोड को रहने देंगे, ठीक है, क्लास फाइल को कॉपी करके किसी दूसरे सिस्टम पे ले जाएंगे आप, और वहां पे अगर जावा इंस्टॉल किया हुआ है और प्रोग्राम को आप रन कराएंगे,
ठीक है, तो आपका प्रोग्राम इजीली रन कर जाएगा। दैट मीन्स कि देयर इज नो एनी नीड ऑफ द सोर्स फाइल टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम इन जावा। क्लियर है, समझ में आ गया? यस, बोलिए। सर दूसरे सिस्टम में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम बनना चाहिए या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तो? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, सिर्फ जावा इंस्टॉल और कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि दैट मींस कि वी कैन एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम ऑन एनी प्लेटफॉर्म, दैट मींस कि ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है, और सर ये बिट कोड कब बनता है? बाइट कोड हाँ बता रहे हैं सर। यस, बाइट कोड का अभी हम बताएंगे, आगे आएगा उसमें। अभी देखो, जब कंपाइल कराते हैं ना, कंपाइल जब कराएंगे तब तो मशीन होगा, और जब इंटरप्रेट कराएंगे तो बाइट कोड जा करके वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर के टाइम में बनता है वो बाइट कोड। ठीक है, नेक्स्ट है जावा इज पोर्टेबल। ओके, अभी है ना, देखिए अभी स्टार्ट का है, अभी देखिए हर चीज एक एक करके हम बताएंगे, और जब प्रैक्टिकल स्टार्ट कराएंगे ना आप लोग का, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में देखिएगा वो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए मुझे ये चीज समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग को जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ रहा होगा ना, तो थोड़ा सा आपके माइंड में ये चीज लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा पता नहीं है। हम ये चीज समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, इसीलिए हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार हम ये सारा चीज कर लें, फिर जब हम प्रोग्राम कराने लगेंगे ना, तो देन हम उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज उसमें क्लियर करते चले जाएंगे। ओके, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं जावा इज पोर्टेबल। देखिए पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि अगर हम जैसे अभी क्वेश्चन इसने पूछा कि एक प्रोग्राम को हम लेकर के एक सिस्टम पे रन कराएं, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, तो मैंने क्या बोला, यस। तो दैट मीन्स कि आर्किटेक्चरल न्यूट्रल से ही रिलेटेड ये प्रॉपर्टी है जावा इज पोर्टेबल। दैट मीन्स कि जावा प्रोग्राम्स और पोर्टेबल, they can be run on any platform without being recompiled। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है without being recompiled। मैंने इसीलिए बोला था ना आपको, सिंपली हम क्लास फाइल बना लेंगे कंपाइल करने के बाद, और उस क्लास फाइल को हम सीधे जाकर के रन कराएंगे। क्लियर है ना, रन कराने का मतलब है इंटरप्रेट कराएंगे। समझ में आ गया? लेकिन जैसे आप सी प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे बार बार आपको कंपाइल कराना पड़ता था ना प्रोग्राम को, यस सर, है ना, और सोर्स कोड भी चाहिए होगा आपको, सोर्स कोड भी चाहिए होता था, तभी तो हम बार बार उस कोड को कंपाइल कराते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार अगर आपने कंपाइल करा लिया तो आप उसको 10 बार चाहें तो 10 बार आप रन करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट इज जावा इज परफॉर्मेंस। ठीक है, देखिए जावा का परफॉर्मेंस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि परफॉर्मेंस इसका हाई ही होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द आर्किटेक्चर न्यूट्रल, और सेकंड क्या है, ड्यू टू द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्लियर है ना? सबसे बड़ा जो ये एक बहुत बड़ा हर्डल था जो कि हम लोग सी में भी देखते थे कि बार बार हमें अगर दूसरे सिस्टम पे ले जाना है तो पेन ड्राइव में कीजिए, फिर वहां पे सी इंस्टॉल कीजिए, फिर उसमें उस पूरे कोड को डालिए, फिर उसको कंपाइल कीजिए, देन एग्जीक्यूट कराइए। ठीक है ना, तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं है। कोड आप एक जगह भी रख सकते हैं, सिर्फ क्लास फाइल भी अगर आपका क्या होगा कहीं पे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट इज द मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी तक आपने ये चीज थ्योरेटिकली देखा है कि हाउ कैन वी यूज या हाउ कैन वी एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेसेस। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ते होंगे तो आपको मैम ने बताया भी होगा कि जैसे मल्टीटास्किंग का मतलब ये हो गया कि आप इंटरनेट सर्फिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई वर्ड सपोज कीजिए कि आप बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा आप कोई MP3 प्लेयर यूज करके आप कोई गाना भी सुन रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एट ए टाइम हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके के वर्क को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। यही होता है ना? ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज आपने देखा है लेकिन आप इसको इंप्लीमेंट आप नहीं कर पाए होंगे अभी तक। ठीक है,
लेकिन जावा के अंदर में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पे आप बेसिकली ये चीज देख सकते हैं कि हाउ कैन वी इंप्लीमेंट इन द प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्राम के अंदर में बेसिकली थ्रेड बनाएंगे और उस थ्रेड के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, मोर देन वन थ्रेड बनाएंगे। और जिस थ्रेड को यहाँ पे हम थ्रेड जो बोल रहे हैं, बेसिकली थ्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए। एक होता है सिंपल प्रोसेस, ठीक है ना। सिंपल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रेड, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से दैट थ्रेड इज ए इंस्टेंस ऑफ अ प्रोसेस। थ्रेड क्या है, इंस्टेंस है किसका, प्रोसेस का, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये हो गया कि दैट मींस कि हम मोर देन वन थ्रेड बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, उसको पैरेलली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द जावा इज डायनेमिक। देखिए डायनेमिक का मतलब आप लोग ऑलरेडी समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एनीवन अंडरस्टैंड मी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनेमिक? सर चेंजेस और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। एनीवन? सर रिप्लेसमेंट। किस तरीके का रिप्लेसमेंट, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर सर जैसे कीजिए। एक स्टैटिक्स होता है, एक डायनेमिक होता है। स्टैटिक्स मतलब फिक्स वेरी गुड। और डायनेमिक मतलब जैसे लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस, इस तरह से। ओके, अब सर सपोज उसके कीजिए। यूज के अकॉर्डिंग से उसको अपडेट कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, गुड, ये चीज सही है। मतलब इसका कोड सर किसी और पे भी चल सकता है, लाइनेक्स या विंडोज? नो 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 नो, ये चीज नहीं है। आप देखिए, सिंपली आप समझिए कि जैसे सी का, ओके, जैसे सी का प्रोग्राम आपने किया हुआ है, तो किस तरीके का प्रोग्राम आप एग्जांपल दे सकते हैं मुझे कि सी के किस तरीके का प्रोग्राम अगर हम बनाएं उसको स्टैटिक बोलेंगे और कुछ वैसा प्रोग्राम बनाएं जिसको हम डायनेमिक बोल सकते हैं? सर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। नो, वो तो अलग चीज है, वो तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट था। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायनेमिक। देखिए मैं बता रहा हूँ सर, एकदम आराम से सुनिए। कोई डायनेमिक का मतलब देखिए बेसिकली क्या होता है, एक जैसे आपने लोगों ने बहुत सही कहा कि एक स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है। तो स्टैटिक का मतलब हम लोग मानते हैं फिक्स और डायनेमिक का क्या मानते हैं, दैट मींस कि इट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू द यूजर। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एरे है, ठीक है ना। तो एरे के अंदर में सपोज कीजिए कि हमने पहले ही लिख दिया int a5, ठीक है। तो int a5 अगर हमने लिख दिया, इसका मतलब ये है कि एरे की साइज फिक्स है, दैट मींस कि उसके अंदर में हम सिर्फ 5 एलिमेंट ही इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास अगर यूजर से हमने एक इनपुट लिया कि हमको एरे का साइज कितना रखना है, सपोज कीजिए 10 यूजर्स हैं। पहला यूजर आया, उसने बोला कि नहीं एरे की साइज 6 होगी, तो 6 एलिमेंट इंसर्ट करेगा। दूसरा यूजर आया, उसने बोला कि नहीं मेरी एरे की साइज 5 रहेगी, तो 5 इंसर्ट करेगा, ठीक है। कोई तीसरा यूजर आया, उसने बोला कि नहीं एरे की साइज हमारी 7 रहेगी, तो 7 हो जाएगा। That means कि according to the user, the size of the array will be changed. So basically this is the concept of the dynamic. Okay, clear? Yes. Okay, yes. Sir, it means according to the user. Yes. इसका एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल और भी आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जीमेल अपना अकाउंट एक्सेस करना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले सब लोग क्या करते हैं, गूगल लिखते हैं ना, gmail.com लिखते हैं, ठीक है। gmail.com लिखने के बाद जो आपके पास पेज आता है, एक लॉगिन इंटरफेस आता है, सबके लिए कॉमन आता है ना। यस, सबके लिए कॉमन आता है वो। यहाँ पे आपको लिखा होता है ईमेल आईडी, पासवर्ड, सबमिट और रीसेट, इस तरीके से लिखा रहता है। सारे लोग उसमें फील्ड जो, लेकिन जब आप फील्ड इनपुट करते हैं वो फील्ड सबका सेम होता है कि डिफरेंट होता है? तो डिफरेंट। वेरी गुड, डिफरेंट होता है। और डिफरेंट अगर होगा तभी तो हमारा जो डैशबोर्ड ओपन होता है वो सबके लिए डिफरेंट होता है ना, होता है। तो दैट मींस जो डैशबोर्ड दैट विल बी ओपन will be totally depends upon the data that will be entered by the user. यूजर ने किस तरीके का डेटा इनपुट किया है उसी के अकॉर्डिंग उसका डैशबोर्ड ओपन होगा। सपोज कीजिए किसी का है ईमेल आईडी abc@gmail.com, तो उसका डैशबोर्ड अलग होगा।
किसी का है abc1 या abc1@gmail.com, तो उसका क्या होगा, उसका डैशबोर्ड अलग होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से दैट मीन्स की जो अकॉर्डिंग टू द इनपुट ऑफ द डेटा हमारा जो अलग अलग रिजल्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज कॉन्सेप्ट इज नोन एज द डायनामिक। क्लियर है? तो जावा के केस में बेसिकली क्या है कि जावा डायनेमिक क्यों है, इस दैट मीन्स कि जितने भी इसके एक तरीके से बोल सकते हैं कि जितने भी न्यू वर्जन्स आ रहे हैं वो सारे वर्जन्स को वो क्या करता है, इजीली वो अडॉप्ट करता चला जा रहा है। ठीक है? तो जावा वाज बेसिकली डिजाइन्ड टू अडॉप्ट to an evolving environment. New code can be loaded on the fly without recompilation, and there is no need for developers to create and for users to install major new software versions. New features can be incorporated transparently as needed. That means कि जो भी उसके अंदर में चेंजेज हो रहा है वो टोटली उसको क्या करता है, अडेप्ट करता है। इसके जावा को इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है ना? जावा जो है करंटली सबसे पहले ये सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट था, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन अब जो ये है ये किसके अंदर में है, ओरेकल का प्रोडक्ट है जावा। ओके, क्लियर? नाउ जावा डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब जावा का देखिए बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस के अंदर में सर पीपीटी नहीं शो हो रहा है। ओके, वेरी गुड, हम दिखा देते हैं पीपीटी शेयरिंग। शेयर तो हो रहा है, नहीं शो कर रहा है। किसी को नहीं हो रहा है क्या? शो हो रहा है। यस सर, हो रहा है हो सर। रहा है आप सर हो रहा है सर, हो रहा है नहीं, आप नेटवर्क होगा, इशू होगा। एक बार आप काम कीजिए, दोबारा लॉग इन कर लीजिए एक बार। यस सर, क्लियर हो रही है। किसी दूसरे को पिन कर लिया होगा तो। चलिए ठीक है। जावा डिसएडवांटेज, तो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये दोनों वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग अवेयर हो जाते हैं। सी में आपसे पूछा जाता है एक तरीके से लूप का एडवांटेज क्या है, फिर आपसे पूछा जाता है लूप का डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है ना? उसी तरीके से जावा का डिसएडवांटेज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज इसमें ये है, स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज सच एज सी। वेरी ट्रू। मान लीजिए कि जावा का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जावा बहुत ही डायनेमिक लैंग्वेज है। इसके अंदर में हम हर तरीके का एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन है, ठीक है ना, मोबाइल एप्लीकेशन है, विंडोज एप्लीकेशन है, नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन है, गेमिंग्स है, इस तरीके के। लेकिन जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज के अंदर में सबसे पहला है स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज सच एज सी। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सी के अंदर में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना, लेकिन जावा क्या है, जावा इज ए कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। दैट मींस यस, तो जावा को का प्रोग्राम आपका कंपाइल भी होगा और देन इंटरप्रेट भी होगा। ठीक है, तो कंपाइल और इंटरप्रेट जब हम करेंगे तो सिंपल सा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए इट इज स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज सच एज सी। ओके, the second is an experiment in 1919 showed that Java has 3 or 4 times slower than C or C++। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज आपका ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आपका आएगा नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ जावा, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन एट 1990। ठीक है ना, इस टाइम में ये जावा को उन्होंने डेवलप किया था। ओके, अब मैं एक बार अटेंडेंस आप लोग से लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। यस, बोलिए। सर, इसको हम ये भी तो डिसएडवांटेज में बोल सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस सही नहीं है। परफॉर्मेंस माने परफॉर्मेंस किस लेवल पे बोल रहे हैं आप? सर, जैसे ये तो मेमोरी कंज्यूमिंग भी तो है। हाँ, वो तो है, मेमोरी कंज्यूमिंग भी ऐसा ही बोल रही है। तो सर, इसका परफॉर्मेंस भी तो बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज में होगा। यस यस, बोल सकते हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, सपोज कीजिए कि कोई भी अगर कोई प्रोग्राम, हाँ मैंने एक कर दिया है आप लोगों को गूगल फॉर्म, काइंडली इसको, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि चैट बॉक्स में आपको इंसर्ट नहीं करना है, ये गूगल फॉर्म कर दिया मैंने, इसमें सारा अटेंडेंस आप लोग कीजिए। ये 5 मिनट्स तक एक्टिव रहेगा आपका ये फॉर्म, इसीलिए सारे लोग देखते जाइए। हाँ, आप बोल रहे थे कि आप परफॉर्मेंस, यस ये आपका सही है, परफॉर्मेंस है। लेकिन देखिए सपोज कीजिए कि जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और एक हम जावा, दो, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर हमारे पास कोई ऐसा इनरोलमेंट नंबर में क्या लिखा है?
एनरोलमेंट नंबर में लास्ट 3 डिजिट लिख दीजिए एनरोलमेंट में, जो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर है ना, जैसे आपने लिखा हुआ है ना रजिस्ट्रेशन नंबर 003035, ये इस तरीके से वहां पे डाल दीजिए एनरोलमेंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर नहीं डालना है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज मैंने इसलिए बताया था कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस के अंदर में जो सबसे पहला डिफरेंस ये आपको मैंने बताया था कि सी के अंदर में, ये सी प्लस प्लस और सी और जावा के अंदर में, सी के अंदर में सिंपली क्या है कि हम लोग अगर किसी भी प्रोग्राम को अगर मॉडिफिकेशन करना चाहें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर जावा के अंदर में अगर हम मॉडिफिकेशन करना चाहें तो इट इज लिटिल बिट इजियर। ठीक है, पहला। दूसरा ये था कि सी के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जावा के अंदर में मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद सी के अंदर में मल्टी थ्रेडिंग, यानी मल्टी थ्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जावा के अंदर में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। सी के अंदर में एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं, जावा के अंदर में हम देखें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस तरीके के डिफरेंट टूल्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिंपल सा चीज है कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स यूज करना होगा। तो ये सिंपल सा चीज है कि परफॉर्मेंस का तो रहेगा, लेकिन ये भी तो आप देखिए ना कि वो कितनी सारी आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ओके, समझ में आ गया। और एनी क्वेश्चन? जी सर। ओके, फॉर्म ओपन हो रहा है ना सबका? जी सर। सर एक क्वेश्चन है, मेमोरी एलोकेशन भी है ना, उसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? वो तो एडवांटेज होगा। हाँ, मेमोरी एलोकेशन, हाँ वो एडवांटेज है। देखिए बेसिकली मेमोरी एलोकेशन का क्या आप किस टर्म से आप पूछना चाह रही हैं मेमोरी एलोकेशन का? सर वही पूछ रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन पहले होता क्या, पहले एक बार ये डिफाइन करिए तो। ओके ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, सपोज कीजिए कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, ये सारी चीजें लिखते हैं ना। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज सी के अंदर का भी कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम सी के अंदर में कोई भी वेरिएबल होता है तो उसके लिए हम लोग एक फिजिकल एड्रेस और एक बनाते हैं लॉजिकल वैल्यू। ठीक है, लॉजिकल वैल्यू और फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल वैल्यू का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है int a = 5, एट द टाइम ऑफ कोडिंग अगर हम जो भी वैल्यू लिखते हैं किसी भी वेरिएबल का, दैट इज नोन एज द लॉजिकल वैल्यू। ठीक है, तो जो हम किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू देते हैं वो कब दे सकते हैं, ड्यूरिंग द कोडिंग और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यही दो टाइम है ना जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, यस। लेकिन जैसे ही हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल जैसे ही प्रोग्राम हमारा होता है तो जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं उनको एक मेमोरी मिलता है। जैसे आपको इसलिए बताया जाता है ना डेटा टाइप्स के अंदर में मेमोरी बताया जाता है कि इंटीजर है 2 बाइट लेता है, फ्लोट है 4 बाइट लेता है, कैरेक्टर है 1 बाइट लेता है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना। तो बेसिकली ये बाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए बताया जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम कितना मेमोरी एलोकेट कर रहा है। समझ में आया? ओके सर एक मिनट। यस सर जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये इंफॉर्मेशन को रीस्टोर इजीली कर लेता है। यस वी कैन। तो सर ये तो ये मेमोरी एलोकेशन में हो सकता है। हाँ जी, देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, जैसे सी के अंदर में आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ा है ना? यस सर। ठीक है, फाइल हैंडलिंग। तो बेसिकली आप ये चीज बताइए कि फाइल हैंडलिंग का यूज, एक सिंपल फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं और एक सिंपल हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन सिंपल बनाते हैं, दोनों में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एनी डिफरेंस? सर नहीं पता। ओके, देखिए सिंपल अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, सपोज कि ये 2 नंबर को ऐड करने का, ठीक है, तो 2 नंबर को ऐड किया, प्रोग्राम कंपाइल किया, रन किया, आपको क्या लगता है कि उसको परमानेंट मेमोरी मिलती है? नो सर। नो मिली। ठीक है,
ओके, तो दैट मीन्स कि ये परमानेंटली स्टोरेज नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बताया गया होगा, तो सपोज कीजिए कि हम 3 लोगों का नाम एंटर कर रहे हैं और किसी फाइल में स्टोर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए name.txt एक फाइल आप बना देते हैं और उसके अंदर में हम तीनों नाम्स को हम वहां पे राइट करते हैं। तो आप जब एक बार प्रोग्राम कंपाइल करके रन कर लेते हैं, फिर अगर आपको पता है कि उस फाइल का नाम क्या है, जैसे name.txt, और आप जाकर के फिर जाकर के बिन के अंदर में वो name.txt को ओपन करते हैं, तो आपको वहां पे डेटा दिखता है ना, तीनों, सपोज कीजिए A, B और C, 3 नाम वहां पे डाल दिया आपने, तो तीनों डेटा आपको दिखता है बाद में जाकर के वहां पे। यस सर। दिखता है ना, तो दिखता है, इसका मतलब क्या है कि वो परमानेंट की जो भी हमारा यस तो फाइल के अंदर में जब फाइल में सेव हो रहा सेव्ड हो है जाता तो है। वो क्या हो गया, परमानेंट लोकेशन हो गया। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग का जो मैकेनिज्म है वो इसी चीज को बताता है कि वहां पे जो मेमोरी एलोकेशन जो हो रहा है, जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, वो परमानेंटली जाकर के हमारा स्टोर हो रहा है। समझ में आ गया। और जो सिंपल हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर में वो परमानेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, टेम्परेरी मिलता है उनको मेमोरी, और जैसे ही हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं या प्रोग्राम से बाहर आते हैं, टेम्परेरी उसका जो भी मेमोरी होता है उसका वो रिजॉल्व हो जाता है। ओके ओके सर। ओके, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड शिवम? पूछना है कुछ आपको? ओके देखिए, जेम्स गॉसलिंग को बारे में मैंने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ था आपको कि जेम्स गॉसलिंग ही ने जो थे जिन्होंने जावा को डेवलप किया था, एंड ही वाज द फर्स्ट डिजाइनर ऑफ जावा एंड इम्प्लीमेंटेड इट्स ओरिजिनल कंपाइलर एंड वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ओके, बेसिकली यहाँ पे ये चीज भी जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत जगह पे ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है, ठीक है ना। बेसिकली जो जावा का जो बेसिकली स्टार्ट हुआ वो हुआ 90s के अंदर में। In 90s, Sun Microsystem began an internal project known as the Green Project, ठीक है ना। एक ग्रीन प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, वहीं पे वो जावा को इवेल्युएशन हुआ था to work on a new technology. In 1992, the Green Project was spun off and its interest directed toward building highly interactive devices for the cable TV industry. This failed to materialize. मैंने ये चीज बताया था आपको कि जावा का जो स्टार्टिंग है वो बेसिकली किसके लिए हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बेसिकली यूज किया गया था, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको मैटेरियलाइज नहीं किया गया, जिसके चलते वो क्या हो गया, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, ठीक है ना। लेकिन इन 1994 एक बार फिर से स्टार्ट किया गया और जावा क्या हुआ, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में आया, और एक वेब ब्राउजर जो मैंने बताया भी था आपको, एक वेब ब्राउजर इन्होंने डेवलप किया जिसका नाम क्या था, हॉट जावा। ओके, बेसिकली जावा का जो स्टार्टिंग नाम था दैट इज द ओक। ओक वाज रीनेम्ड टू जावा आफ्टर लर्निंग दैट ओक हैड ऑलरेडी बीन ट्रेडमार्क। ओके, इसके बाद यहाँ पे इन 1995 जावा वाज फर्स्ट पब्लिकली रिलीज। 95 के अंदर में जावा सबसे फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया। मैंने बताया था जेडीके और एक होता है जेआरई। जेडीके का मतलब क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। जैसे आपने सी में पढ़ा होगा आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसी तरीके से यहाँ पे जेडीके होता है। ये एक ऐसे तरीके का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर में हम जावा के किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। जावा का जो फर्स्ट वर्जन था दैट इज द जेडीके 1.0। ओके, in 2002 JDK 1.4 codename Marlin was released, the most widely used version. Okay, in 2004 JDK 5.0 इसका कोड नेम क्या था, टाइगर, was released the latest version. Okay, Java Platform Editions. A Java Platform is the set of API. API का मतलब समझते हैं ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, जिसके अंदर में बहुत सारे क्लास लाइब्रेरीज, अदर प्रोग्राम्स हम लोग यूज करते हैं, कहाँ किसके लिए, किसी भी जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 3 प्लेटफॉर्म एडिशंस। जावा 2 प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन जिसको हम J2SE बोलते हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है, कोर जावा प्लेटफॉर्म टारगेटिंग एप्लीकेशंस रनिंग ऑन वर्कस्टेशन। नेक्स्ट है J2EE, है ना, इसको बोलते हैं जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। ये किसके लिए यूज करते हैं, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर द कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच to developing distributed multi-tier enterprise applications. Okay, targeted at small, एक होता है micro edition जिसको बोलते हैं J2ME, ठीक है। This is the JDK. JDK this Java Development Kit
ये क्या करता है? इट इज अ सेट ऑफ जावा टूल्स फॉर डेवलपिंग जावा प्रोग्राम्स. इट कंसिस्ट ऑफ जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जावा कंपाइलर एंड JVM. ये बेसिकली JVM इसी तरीके का स्टार्ट कर, देखिए सबसे पहले JDK, इसके बाद JRE, और इसी JRE के अंदर में आपका JVM होता है. इस हायरार्की को आपको समझना चाहिए. फर्स्ट JDK, JRE और JVM. ये भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत लोग आप टेक्निकल इंटरव्यू में कि JVM इज एसोसिएटेड विद JDK और JRE, तो योर आंसर विल बी JRE, दैट मींस की जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. ओके, दिस इज द जावा लाइफ साइकिल. जावा प्रोग्राम को हम किस तरीके से लिखे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम एडिटर ऑन करके एडिट करेंगे. प्रोग्राम को लिखने के बाद देन हम कंपाइल करेंगे. कंपाइल का मतलब है कंपाइलर क्रिएट्स बाइट कोड्स फ्रॉम प्रोग्राम, दैट इज द डॉट क्लास. यानी जैसे ही हम कंपाइल करेंगे आपका क्लास फाइल बन जाएगा. वो कंपाइलर क्या करेगा? बाइट कोड को जनरेट कर देगा. देन बाइट कोड को लोड किया जाता है मेमोरी के अंदर में, ठीक है ना. मेमोरी के अंदर में लोड होगा तभी तो एग्जीक्यूट होगा. और इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट बाइट कोड्स इनटू मशीन लैंग्वेज. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरली आपको स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि जावा क्या करता है, सीधा कंपाइलर को कंपाइलर से बेसिकली हम लोग जनरली अब तक कंपाइलर से मशीन लैंग्वेज में चेंज करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले बाइट कोड में होगा और बाइट कोड देन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा. यानी सबसे पहले जावा क्या करेगा? कंपाइल करके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा और इंटरप्रेट होने के बाद बाइट कोड किस में हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज में. अल्टीमेटली हमें मशीन लैंग्वेज में उसको चेंज करना होता है. ओके, क्लियर? अटेंडेंस हो गया? यस सर. यस सर. ओके, ओके. नीरज कुमार सिंह, ओके, इनका नहीं हो रहा है. यस सर. ओके सर सर जो इसमें डालते थे रोल हाँ, नंबर हाँ, वही ना हाँ, डालना है हाँ, सर, yes, रजिस्ट्रेशन yes, नंबर का yes, लास्ट yes, 3 yes. डिजिट. और कोई क्वेश्चन आप लोग के साइड से? नो सर. ना. नहीं. ओके, थैंक यू.